तो यहाँ पे देखिए कुछ जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के समान होने से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या है। पिछले क्लास की आपने हमारी वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपभाग। ठीक है, डिटेल से मैंने पिछली क्लास में इसको जिक्र किया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के बीच अधिकतम दूरी क्या होती है। तो अधिकतम दूरी क्या है, अपसौर, और निम्नतम दूरी को बोले तो उपसौर। अगर पूछे डेट तो अपसौर होता है 3 या फिर 4 जुलाई को, ठीक है, जुलाई को, और अपसौर उपसौर यानी कि कम, तो यानी 3 या 4 जनवरी को। क्या, जनवरी, JAN, जनवरी को। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है पूछा है क्या कि लद्दाख डैश के मध्य स्थित है। लद्दाख जो है डैश, तो मैंने आपको ट्रिक बताया होगा, आप याद नहीं किए होंगे तो रिवाइज कर लेते हैं। क्या, कलेजा, कलेजा, और PDS यानी कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। अब पूछा लद्दाख, तो लद्दाख तो यहाँ है, यानी कि इसके जो काराकोरम के बीच में होगा, काराकोरम और जो शिवालिक है इसके बीच में, बाकी इसके बीच में, तो शिवालिक और काराकोरम। तो यहाँ पे देखिए जास्कर और शिवालिक, जास्कर और बीच में, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मिडल हिमालय और शिवालिक, शिवालिक और मिडल ये भी नहीं है। ग्रेट हिमालयन और शिवालिक ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है क्या कि काराकोरम और पर्वत और पीर पंजाल के बीच में, तो कौन सा हो जाएगा, जास्कर और पामीर माउंटेन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा जास्कर, जास्कर होगा, पामीर नहीं होगा, पामीर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए क ले जा यही था ट्रिक, और PDS याद रखेगा। तो यहाँ पूछा क्या है, काराकोरम तथा पीर पंजाल, काराकोरम तथा पीर पंजाल, पीर पंजाल यहाँ है, काराकोरम यहाँ है, तो लद्दाख और जास्कर होना चाहिए। तो लद्दाख कहाँ है, यहाँ नहीं है, तो आंसर नहीं है। पीर पंजाल भी नहीं है, जास्कर, यहाँ जास्कर है, जास्कर एंड लद्दाख, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर करेंगे। कह रहे कि चांद पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो आप सभी जानते हैं चांद पर पैर रखने वाला कौन थे, नीलम आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे, नीलम आर्मस्ट्रांग, जो कि ये किससे गए थे, ये अपोलो 11 से व्हीकल से गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि ये NCERT के पॉइंट है, और यहाँ देख सकते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। नीलम आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन, नीलम आर्मस्ट्रांग जो है पहला व्यक्ति थे, स्टेप ऑन द सरफेस यानी कि ऑन द ऑफ द मून, मून के ऊपर यानी मून पर, चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, पैर रखने वाला नीलम आर्मस्ट्रांग। जो ये कब गए थे, तो 20 जुलाई 1969 को। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत क्षेत्र के अंतर्गत आता है, शीत क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीत क्षेत्र एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल। कौन सा, साउथ पोल या फिर आर्कटिक सर्कल। यहाँ मैप के माध्यम से हम इसको विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये हमारा है इक्वेटर। क्या है ये इक्वेटर है, और सूरज की रोशनी यहाँ पर जो ये आप ग्रीन कलर देख पा रहे हैं, यहाँ पे सीधा पड़ता है, और इसीलिए इस वाले क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, जिसे विषुवत विदित वाला लाइन है, और इसी को टॉरिड जोन बोला जाता है, या फिर इंग्लिश में याद रख लीजिए टॉरिड जोन, यानी कि इक्वेटर के दोनों साइड कितना कितना, इक्वेटर के 0 डिग्री से ऊपर 23 डिग्री नॉर्थ, और 0 डिग्री से साउथ 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र को टॉरिड जोन या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक धूप भी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे बारिश भी होती है। तो इसको पॉइंट को ध्यान रखेंगे, क्या कि जो 23.5 डिग्री दक्षिण है और 23.5 डिग्री यहाँ पे उत्तर, यानी कि इस वाले पार्ट में जो है बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ती है, और अगर गर्मी पड़ेगी तो यहाँ पे बारिश भी ज्यादा होगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। पेपर में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, या फिर 0 डिग्री 23.5 डिग्री तक साउथ को क्या बोलते हैं। तो याद रखेगा, हिंदी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और इंग्लिश में टॉरिड जोन से बोला जाता है। वही अगर 23 डिग्री से और 66 डिग्री की बात करें, तो यहाँ पे देखिए गर्मी पड़ती है, यहाँ पे कम गर्मी पड़ती है, यानी कि गर्मी और ठंडी दोनों है, इसीलिए इसको बोला जाता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, या फिर इसको हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है टेम्परेट जोन। क्या, टेम्परेट जोन। यहाँ पे ठंडी और गर्मी आधा आधा यानी कि समान होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। ठीक है, वही इसके ऊपर जाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी यानी कि धूप की रोशनी यहाँ पे आ ही नहीं पाता है, यानी कब, यहाँ से 66 डिग्री से 90 डिग्री तक जो है ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आ पाती है। और यहीं पर यानी कि ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, ये दोनों ही पोल पर सूरज की रोशनी या सूरज की किरणें नहीं आ पाती है, जिसके कारण यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होता है। यहाँ पर बहुत अधिक कड़ाके की ठंड पड़ती है, और यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। ऊपर वाला को आर्टिक, ठीक है, आर्टिक, और नीचे वाला को अंटार्कटिका भी बोला जाता है, जहां पर कोई भी लोग, ह्यूमन बीइंग नहीं रह पाता है ठंड के कारण। तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कह रहे कि शीतोष्ण
क्षेत्र नाम ताप क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। क्या? टेम्परेट जोन। तो अभी अभी हमने देखा था टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कहाँ है? तो टेम्परेट जोन जो है वो है ये वाला 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक, और यहाँ पे भी 23.5 डिग्री से 66 डिग्री तक। तो यानी कि इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन या फिर समशीतोष्ण क्षेत्र इसको बोला जाता है। ठीक है, यही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टेम्परेट जोन है वो किसके बीच होता है। तो अभी अभी हमने देखा क्या कि 0 डिग्री से तो नहीं होगा, 0 डिग्री से नहीं, 23.5 डिग्री से 66 डिग्री तक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 23.5 डिग्री से 66 डिग्री तक, जिससे क्या बोला जाता है? टेम्परेट जोन कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है, यानी कि अगर इस तरीके से आप पृथ्वी को देखेंगे तो यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को जो है ये भूमध्य रेखा होता है, और ये दो क्षेत्र में इसको बांटते हैं, इस वाले क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, जिससे कहते हैं सेमी स्फीयर। तो यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल पार्ट में, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इनटू अनइक्वल में, तो यहाँ पे जो है 36 बराबर आधार में। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल वाल में बांटा जाता है भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इक्वल, ठीक है, हेल्प्स 36 बराबर आधे 36। तो यहाँ पे देखिए ये वाला 36, ये जो है 36, ये होता है वर्टिकल और ये होता है 36। तो यहाँ पे जो बांटा जाता है एक बार दो गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने यह समझाया कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के सूर्य का दैनिक उदय और अस्त होता है? तो वो हो जाएगा कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर, यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण है दिन और रात होता है। ये सबसे पहले किसने बताया? आर्यभट्ट ने ही बताया। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे, और आंसर करने से पहले मैं बता दूं, आप इस चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा ये स्विट्जरलैंड में है और द हेग में है। ठीक है, कई बार इस क्वेश्चन को देखिए पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप यहाँ देख सकते हैं क्या कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ कहते हैं, स्थापना 1945 में हुआ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधिनियम के द्वारा, और ये अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू कर दिया। कई बार पेपर में पूछा जाएगा कि ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब किया गया है? तो ये 1945 में इसकी स्थापना किया गया है, लेकिन वही अगर इसके जो कार्यकाल है ये अप्रैल 1946 में इन्होंने शुरू किया। और इसके अलावा बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो हेग नीदरलैंड के पीस प्लेस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र 6 प्रमुख संस्थान है, एकमात्र स्थान है जो ये न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। यानी कि जो UN है, यूनाइटेड नेशन है, 6 प्रमुख संस्था है इसकी है, जिसमें कि सभी के सभी जो है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। लेकिन ये कहाँ है? ये नीदरलैंड पेस प्लेस में हेग में है। इसको पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, जो आप इसका आंसर करेंगे। क्या है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल का क्रांतिकारी था जो केवल 18 वर्ष था? ठीक है, 18 वर्ष का था जब उसने अंग्रेजों द्वारा मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। ठीक है, ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम दोनों ही थे। ठीक है, लेकिन जो ये प्रफुल्ल चाकी थे अपने खुद ही इन्होंने सुसाइड कर लिया, और जो खुदीराम बोस हैं इनको फांसी दे दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं जो ये जो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड, ये कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। और इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर में क्या कहता है कि प्रेसिडेंसी में इन्होंने क्या हुआ, जो किंग फोर्स है इनके मारने की दृष्टि से इन्होंने क्या किया? बम फेंक दिया, लेकिन वो नहीं मार पाए थे, जिसके कारण ये बाद में पकड़ाए गए थे। और प्रफुल्ल चाकी जो है ये नहीं पकड़ाए गए, और इन्होंने डर से खुद ही अपने आप को इन्होंने शूट कर लिया, और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र यानी कि 18 साल में इनकी जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि खुदीराम बोस, ठीक है, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्हें मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था उनकी भूमिका के अंजाम इन्होंने दिया था। और खुदीराम बोस ने कब किया था? 1908 में ही मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। अगला है यह दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, यही पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी एक ब्रिटिश न्यायाधीश डगलस किकफोर्ड की हत्या करने की कोशिश से, ठीक है, बम ने जज की गाड़ी की नहीं मारी बल्कि दूसरे को मारा, यानी कि जो किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए इन्होंने बम फेंका और उसको नहीं लगी और किसी और की मृत्यु हो गई। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सुखदेव की बात कई बार पूछ लिया जाता है, तो सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन केंद्रीय समिति के सुखदेव और उनके साथियों को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है, और अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों को भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो कहाँ स्थित है, तो ये हेग में है, और ये हेग कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। तो ये स्विट्जरलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है, ये है नीदरलैंड, द हेग यहाँ पे हैं ये सारे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी एन राव, जिसे बेनेगल नरसिम्हन राव बोला जाता है। वर्तमान में कौन है? डॉक्टर दलवीर सिंह भंडारी है, दलवीर सिंह भंडारी है 2015 से। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान में पूछा जाए तो सर बेंगनल नरसिम्हा राव था 1952 से लेकर 1953 तक था, और नागेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक था। ठीक है, रघुनंदन स्वराप पाठक जो है 1989 से 1991 तक था, और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 2012 से लेकर के अभी तक है दलवीर सिंह भंडारी। पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के कौन न्यायाधीश है? तो दलवीर सिंह भंडारी है। पहला पूछे तो कौन सा हो जाएगा? बी एन राव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा है? कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सीजीआई संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये क्या है कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर्बिट्री ओनली द वाटर डिस्प्यूट। कह रहा है कि सिर्फ जल विवाद को ही निपटारा करता है? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सिर्फ जल विवाद को निपटारा नहीं करता, तो ये गलत हो गया। अगला पूछा है कि द पर्यावरणीय क्षेत्रीय अधिकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्ति में शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो क्षेत्रीय अधिकार अंतर्राष्ट्रीय की शामिल में नहीं है। कह रहा है कि इन्वायरमेंटल जुडिक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द पावर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सभी तरह के हैं, तो यहाँ पे ये भी गलत है। ठीक है, चलिए और बाकी जो है जो पर्यावरण से रिलेटेड है उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कार्यकाल कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश के कार्यकाल है वो कितने होते हैं? 9 वर्ष होते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो होता है वो कितना होता है? 9 वर्ष यानी कि 9 ईयर्स ओल्ड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर जो यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की आधिकारिक भाषाएं कौन सी थी? तो वहाँ पे जो आधिकारिक भाषाएं थी हमारा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है आप इसका आंसर करेंगे। ठीक है, क्या है कि जज देखिए अब वही है भारत के न्यायाधीश दलवीर सिंह भंडारी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों में से एक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 न्यायाधीश हैं, जिनमें कि भारत से दलवीर सिंह भंडारी हैं। और यहाँ पे जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो कौन है? अंग्रेजी है और फ्रेंच है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा पिछले में अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगा। कौन सा? अंग्रेजी और फ्रेंच, यानी कि ई और एफ। तो इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, अरबिक नहीं है।